सभी लोगों को मेरा नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 रेडियो एक्टिवता तथा नाभिकीय ऊर्जा। इस चैप्टर को मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से आसान भाषा में समझाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले प्यारे दोस्तों समझिएगा रेडियो एक्टिवता के बारे में कि रेडियो एक्टिवता होता क्या है। तो रेडियो एक्टिवता की खोज सन 1896 ईस्वी में हेनरी बैकुरल ने की थी। तत्वों का वह गुण जो स्वतः विशेष प्रकार की किरणें उत्सर्जित करती हैं, उन्हें हम बैकुरल किरणें या रेडियो एक्टिव किरणें कहते हैं। और प्यारे दोस्तों, दो तत्व इस प्रकार के गुण को दर्शाते हैं, उन्हें हम रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। तो यहां से आपको 3-4 क्वेश्चन निकल के आता है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये निकल कर आता है कि रेडियो एक्टिवता की खोज सन 1896 ईस्वी में हुई थी। दूसरी बात यह निकल कर आती है कि रेडियो एक्टिवता की खोज हेनरी बैकुरल ने की थी। रेडियो एक्टिवता की खोज हेनरी बैकुरल ने की थी। तो इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रेडियो एक्टिवता की खोज सबसे पहले किसने की थी, तो हेनरी बैकुरल ने की थी। उसके बाद से मैंने आपको बताया कि तत्वों का ऐसा कुछ गुण होता है जो विशेष प्रकार की किरणें उत्सर्जित करती हैं, उनको हम रेडियो एक्टिव किरणें या बैकुरल किरणें बोलते हैं। और जिन तत्वों में इस प्रकार का गुण पाया जाता है, उन्हें हम रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। अब प्यारे दोस्तों, रेडियो एक्टिव पदार्थों से 3 प्रकार की किरणें उत्सर्जित होती हैं। तो प्रत्येक किरणों के बारे में मैं बिल्कुल बेसिक से आसान भाषा में समझाऊंगा और किस किरण से कौन सा क्वेश्चन आपकी एग्जाम में बन सकता है, सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों समझिएगा अल्फा किरणों के बारे में। पहला पॉइंट आपका ये है, ये किरणें चुंबकीय तथा विद्युतीय क्षेत्र से विक्षेपित हो जाती हैं। सेकेंड पॉइंट आपका है, इन किरणों के कण धनावेशित होते हैं। थर्ड पॉइंट आपका है, इन किरणों में गैसों को आयनित करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, इन किरणों का वेग प्रकाश के वेग का 1/10 होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, इन किरणों की भेदन क्षमता बहुत कम होती है। अब बात ये आती है कि अल्फा किरणों के गुण से कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा लास्ट पॉइंट, इन किरणों की भेदन क्षमता बहुत कम होती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि किन किरणों की भेदन क्षमता सबसे कम होती है। ऑप्शन में अल्फा, बीटा, गामा और तीनों दिया रहेगा। तो जब आपको पता होगा कि अल्फा कण की भेदन क्षमता सबसे कम होती, तो ही आप अल्फा कण पर टिक कर पाएंगे। तो ध्यान में रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। उसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन ए भी पूछा जा सकता है कि अल्फा कणों का वेग प्रकाश के वेग का कितना होता है। 1/10 होता है कि 2/10 होता है कि 3/10 होता है कि 4/10। तो ध्यान में रखिएगा, अल्फा किरणों का वेग प्रकाश के वेग का 1/10 होता है। अब देखिएगा, इन किरणों में गैसों को आयनित करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। यानी कि अल्फा, बीटा और गामा तीनों में गैसों को आयनित करने की क्षमता सबसे अधिक अल्फा कण में होती है। तो इस तरीके से लास्ट के तीनों पॉइंट से आपके एक क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ध्यान में रखिएगा 5 पॉइंट को। अब समझिएगा प्यारे दोस्तों बीटा किरणों के बारे में। सबसे पहला पॉइंट यह होता है कि ये किरणें चुंबकीय तथा विद्युतीय क्षेत्र से विक्षेपित हो जाती हैं। जैसा कि आपने अल्फा किरणों के गुण में भी देखा कि वे भी चुंबकीय तथा विद्युतीय क्षेत्र से विक्षेपित हो जाती हैं। तो ध्यान में रखिएगा अल्फा और बीटा दोनों किरणें चुंबकीय तथा विद्युतीय क्षेत्र से विक्षेपित हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है, इन किरणों के कण ऋणावेशित होती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अल्फा कणों का जो कण होता है वह धनावेशित होता है, लेकिन जो बीटा कणों का कण होता है वो
आयनित करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। तो बीटा किरणों में गैसों के आयनित करने की क्षमता अल्फा किरणों से कम होती है, और पूछा जाए गामा किरणों की तो सबसे कम गामा किरणों। तो 3 पॉइंट ध्यान में रखिएगा, सबसे अधिक गैसों को आयनित करने की क्षमता अल्फा कण में होता है, उससे कम बीटा, और सबसे कम आपका गामा किरणों में होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इन किरणों का वेग प्रकाश के वेग का 9/10 होता है। बीटा किरणों का जो वेग होता है वो प्रकाश के वेग का 9/10 होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अल्फा किरणों में जो वेग होता है वो प्रकाश के वेग का 1/10 होगा। जब तक आप एक दूसरे से रिलेटिव करके नहीं समझेंगे तो आपको कोई भी चीज दिमाग में सेट नहीं होगा। तो ध्यान में रखिएगा, अल्फा कणों का जो वेग होता है वह प्रकाश के वेग का 1/10 होता है, लेकिन बीटा किरणों का प्रकाश के वेग का 9/10 होता है। वहीं पर इन किरणों की भेदन क्षमता अल्फा कणों से अधिक होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो अल्फा कण होता है उसकी भेदन क्षमता सबसे कम होती है, और उससे अधिक बीटा किरणों का होता है। सबसे अधिक भेदन क्षमता आपका गामा किरणों का होता है। तो ध्यान में रखिएगा, गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक और अल्फा किरणों की भेदन क्षमता सबसे कम होता है। इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा कि किन किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, तो गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। आपसे पूछा जाएगा किन किरणों की आयनिक गैसों को आयनीकृत करने की क्षमता सबसे अधिक होती है, तो अल्फा किरणों में गैसों को आयनीकृत करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। तो ध्यान में रखिएगा। अब देखते हैं गामा किरणों के बारे में। अब समझिएगा प्यारे दोस्तों गामा किरणों के बारे में, तो ध्यान से समझिएगा। ये किरणें विद्युतीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होती। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आपकी अल्फा और बीटा किरणें होती हैं यह चुंबकीय तथा विद्युतीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती हैं। किसी भी चीज को बार बार बताने का मतलब हमारा ये है कि आपको सारी चीजें क्लास के अंदर ही याद हो जाए। तो जैसा कि गामा किरणें विद्युतीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होती है, लेकिन जो आपकी अल्फा और बीटा किरणें होती है वह चुंबकीय तथा विद्युतीय क्षेत्र में विक्षेपित होती है। नेक्स्ट आपका इन किरणों के कण आवेशहीन होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अल्फा कणों पर धन आवेश होता है और बीटा कणों पर ऋण आवेश होता है, और जो गामा किरणें होती हैं वे आवेशहीन होती हैं। तो तीनों पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। जो आपके अल्फा किरणें होती हैं पॉजिटिव, बीटा किरणें नेगेटिव, और जो आपकी गामा किरणें होती हैं वे आपकी उदासीन होती हैं। ऐसे ही आप अपने नोटबुक में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है इन किरणों में गैसों को आयनित करने की क्षमता बहुत कम होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अल्फा किरणों में गैसों को आयनित करने की क्षमता सबसे अधिक होती है, फिर उससे कम बीटा का होता है और सबसे कम आपके गामा का होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है इन किरणों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। जो गामा किरणें होती हैं इनका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, लेकिन जो आपकी अल्फा किरणें होती हैं उनका वेग प्रकाश के वेग का, जो आपकी अल्फा किरणें होती हैं इनका वेग प्रकाश के वेग का 1/10, और जो आपकी बीटा किरणें होती हैं इनका वेग प्रकाश के वेग का 9/10। तो इन तीनों पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इन किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। तो मैंने आपको बताया था कि जो अल्फा किरणें होती हैं उनकी भेदन क्षमता सबसे कम होती है, फिर अल्फा से ज्यादा बीटा का होता है, तो सबसे ज्यादा जो होता है भेदन क्षमता वो आपका गामा किरणों का होता है। इस तरीके से प्यारे दोस्तों मैंने आपको रेडियो एक्टिवता और रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलने वाले किरणों के बारे में बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट आगे समझिएगा रेडियो एक्टिव विघटन का सिद्धांत। तो सबसे पहले ये समझिए रेडियो एक्टिव विघटन का सिद्धांत होता क्या है। इसमें होता है आपका कोई भी आपका अस्थायी नाभिक अल्फा बीटा और गामा किरणें उत्सर्जित करके एक अस्थायी नाभिक में कन्वर्ट हो जाता है। यही आपका रेडियो एक्टिव विघटन
कोई आपका अस्थायी नाभिक होगा जो अल्फा बीटा और गामा किरणें उत्सर्जित करके एक अस्थायी नाभिक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप ये देखिए कि अल्फा उत्सर्जन और बीटा उत्सर्जन और गामा उत्सर्जन से द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले समझिएगा अल्फा उत्सर्जन से क्या इफेक्ट पड़ता है। अल्फा उत्सर्जन, तो ध्यान से देखिएगा, जब किसी भी नाभिक से एक अल्फा कण उत्सर्जित होता है तो जो आपकी द्रव्यमान संख्या होती है, जो आपका द्रव्यमान संख्या होता है, इसमें 4 की कमी आती है और 4 की कमी आती है। और जो आपका परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक जो होता है उसमें आपका 2 की कमी आती है। कितने की? 2 की कमी आती है। तो 2 पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। यदि किसी भी नाभिक से एक अल्फा कण उत्सर्जित होता है तो द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होती है और परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होती है। इस पर हम एक एग्जांपल लेकर आपको बताते हैं। जैसे आपका 92 यूरेनियम 238 है, आपका 92 यूरेनियम 238 है। ओके, 92 यूरेनियम 238 है, इससे आपका बन रहा है कि 90 थोरियम 234। यहां से आपका बन जा रहा है कि 90 थोरियम और 234। तो आपसे पूछा जाए कि कितना अल्फा कण उत्सर्जित होने के उपरांत आपका 92 यूरेनियम 238 90 थोरियम 234 में चेंज हुआ, तो करते क्या है, सबसे पहले देखते हैं कि द्रव्यमान संख्या में कितने की कमी आई है। तो आप देखेंगे कि द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी आई है। कितने की? 4 की कमी आई है। और परमाणु क्रमांक में कितने की कमी आ रही है? परमाणु क्रमांक में 2 की कमी आ रही है। यानी कि द्रव्यमान संख्या में यदि 4 की कमी आए और परमाणु क्रमांक में 2 की कमी आए, यानी कि एक अल्फा कण उत्सर्जन के उपरांत जो आपका 92 यूरेनियम 238 था वो 90 थोरियम 234 में चेंज हो गया। कितने अल्फा कण? एक अल्फा कण का उत्सर्जन हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ऐसे आप निकाल सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ये आपका ऊपर वाली वैल्यू होती है यह द्रव्यमान संख्या को दिखाती है और जो नीचे वाली वैल्यू होती है वह परमाणु क्रमांक को। तो मैंने क्या किया, द्रव्यमान संख्या का अंतर देखा तो 4 आया और परमाणु क्रमांक का अंतर देखा तो 2 आया। हमको पता है कि एक अल्फा कण उत्सर्जन पर द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी और परमाणु क्रमांक में 2 की कमी। तो यहाँ देखा द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी और परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो रही है, यानी कि एक अल्फा कण का उत्सर्जन हो रहा है। यहाँ तक आपको पूरी बात क्लियर समझ में आई होगी। अब देखिएगा बीटा कण उत्सर्जन। यदि आपका बीटा कण उत्सर्जन होता है तो क्या होता है, तो देखिएगा बीटा कण उत्सर्जन के उपरांत जो आपकी द्रव्यमान संख्या होती है वो तो आपका कोई चेंजिंग नहीं होता है, लेकिन जो आपका परमाणु क्रमांक होता है उसमें आपकी 1 की वृद्धि हो जाती है। क्या होता है, यदि बीटा कण उत्सर्जित होता है तो जो आपकी द्रव्यमान संख्या है, जो आपकी द्रव्यमान संख्या है उस पे नो चेंज, यानी कि कोई चेंजिंग नहीं आती है। लेकिन जो आपका परमाणु क्रमांक है, जो आपका परमाणु क्रमांक है उसमें आपकी 1 की वृद्धि हो जाती है। तो ध्यान में रखिएगा कि एक बीटा कण उत्सर्जन पर द्रव्यमान संख्या में कोई कमी नहीं आती, लेकिन जो परमाणु क्रमांक होता है उसमें 1 की वृद्धि हो जाती है। इस पर भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आपका 90 थोरियम 234 है, आपका एग्जांपल दे रखा है 90 थोरियम 234। ये बन रहा है आपका 91 Pa 234। क्या बन रहा है, 91 Pa 234। तो बीटा कण उत्सर्जन में क्या होता है, केवल परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होती है और जो द्रव्यमान संख्या होता है वो आपका सेम होता है। तो देखिएगा द्रव्यमान संख्या 234 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, यानी कि द्रव्यमान संख्या में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है।
जो आपका परमाणु क्रमांक हो रहा है उसमें 1 की वृद्धि हो रही है, 90 था तो 91 हो गया, यानी परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हुई। तो कितने, 1 बीटा कण का उत्सर्जन हुआ। तो ध्यान में रखिएगा कि 1 बीटा कण उत्सर्जन पर जो आपकी द्रव्यमान संख्या होती है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन जो आपका परमाणु क्रमांक होता है उसमें 1 की वृद्धि हो जाती है। इतनी सी बात क्लियर है। और वहीं पर मैंने अल्फा कण के बारे में बताया कि 1 अल्फा कण उत्सर्जन के उपरांत द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी और परमाणु क्रमांक में 2 की कमी आ जाती है। इस तरीके से प्यारे दोस्तों अल्फा और बीटा कण का तो काम समाप्त हो गया। जो आपकी गामा किरणें होती है इनके उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या दोनों पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक, जो आपकी गामा किरणें होती है इनके उत्सर्जन से ना तो द्रव्यमान संख्या प्रभावित होता है ना तो परमाणु क्रमांक। इस तरीके से प्यारे दोस्तों आज की क्लास में मैंने आपको बताया रेडियो एक्टिवता, अल्फा बीटा गामा किरणों के बारे में, उसके बाद से रेडियो एक्टिव विघटन के सिद्धांत के बारे में। जितने भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं इस टाइप के क्वेश्चन आपके अभ्यास में दिया गया है। तो जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा तो पूरी अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों आज की क्लास को ऐसा करते हैं, वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा ज्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।